हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो नेपाल पड़ोसी देशों में समाप्त हो गया है। कुछ चीजें आप इसमें एक दो और मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से ऐड कर दी है, समझा दूंगा। बाकी इसका टेस्ट ले लेते हैं बहुत अच्छे से। ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी, पड़ोसी देशों की राजधानी आपसे जरूर पूछेगा। जैसे चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है, म्यांमार की नेपिटो हो जाती है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, अफगानिस्तान की काबुल। तो आपके जो पड़ोसी देश है इनकी राजधानी पूछ लेता है। नेपाल की आपसे राजधानी पूछिए, ठीक है। यहीं पर याद रखेगा सार्क का सचिवालय भी है। सार्क संस्था जिसका 1985 में गठन हुआ, 8 इसके सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। 2 2 4 2 6 2 8 कितने देश हो गए? तो अच्छे से याद रखेगा, इसके 8 सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और याद रखेगा म्यांमार नहीं, मालदीव और श्रीलंका। म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। तो नेपाल की राजधानी कहां पर स्थित है? काठमांडू। बागमती नदी यहां से सबसे बड़ी नदी जो बहती है। बाकी पोखरा, जनकपुर माता जानकी का जन्म स्थान, माता सीता का, भक्तपुर भी ये काठमांडू घाटी में स्थित है। तो पहले का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो राजधानी मुद्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या 2, नेपाल का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो मैंने आपको बताया था नेपाल भी छोटे छोटे कई सारे राज्यों में बटा हुआ था। फिर साथ ही 25 सितंबर 1768, कब? 25 सितंबर 1768 की बात है। ये कब की बात है? 25 सितंबर 1768 में एक राजा हुए जिनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। ये नेपाल के पहले शाह, नेपाल के पहले सम्राट हुए। तो किंग पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा यह नेपाल का एकीकरण किया गया था। केपी शर्मा ओली, यह साथ ही संविधान के लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद चुने गए पहले पीएम, चुने गए जो चुनाव हुए उसके प्रथम पीएम ये केपी शर्मा ओली बने। अभी भी केपी शर्मा ओली है। पूछेगा बीपी कोइराला कौन थे? तो ये साथी बीपी कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला इनका नाम था। मनीषा जो कोइराला करके एक एक्ट्रेस है उसी के रिश्तेदार। तो बीपी कोइराला साहब 1959 में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए। 1919 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए पहले पीएम थे। चुने गए पहले पीएम। तो बीपी कोइराला 1959 में ये यहां पर जनरल इलेक्शन हुए, उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए। क्या था? देखो, एक तो राजा होता था, एक प्रधानमंत्री। राजा तो हेड ऑफ स्टेट होता था और प्रधानमंत्री होता था हेड ऑफ गवर्नर। तो यहां पर क्या था कि पहले कई वर्षों से हेड ऑफ जो गवर्नमेंट था, प्रधानमंत्री का पद एक राणा फैमिली के पास ही था। और वो बाप का बेटा, जो बेटा का मतलब बेटे से बेटा, बेटे से, इस प्रकार बाप से बेटे को वो एक हेरिडिटरी था, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के पास प्रधानमंत्री का पद था। फिर बाद में एक दूसरे राजा बने नेपाल के। राजा का पद तो होता ही है कि बेटे से बाप को या भाई को, इस प्रकार से, पर प्रधानमंत्री का पद भी ऐसा हो गया था। तो इन्होंने पहली बार जनरल इलेक्शन कराई, आम चुनाव, और तब बीपी कोइराला ये चुनकर आए। जबकि केपी शर्मा ओली ये संविधान के बाद में चुने गए, जब 20 सितंबर 2015 को इनका संविधान लागू हुआ। तो किंग पृथ्वी नारायण शाह ने 25 सितंबर 1768 को नेपाल का एकीकरण किया था। किसका भैया? नेपाल का एकीकरण। पूछा किस देश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो ये हो जाता है नेपाल। नेपाल की एक तरफ हो जाता है चीन, इस तरफ हमारे भारत का सिक्किम हो जाता है भैया, इस तरफ भारत का सिक्किम हो जाता है, इस तरफ वेस्ट बंगाल, यहां पर बिहार हो जाता है, यहां पर यूपी, यहां पर उत्तराखंड। मतलब ये सारा का सारा इलाका किसका है? ये सारा का सारा इलाका भारत का है। तो जो नेपाल है वो चीन और भारत के बीच में स्थित है। हिमालय में जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के तलहटी में कह लो या हिमालय पर्वत के स्थान पर कह लो, जो नेपाल है वो चीन और भारत के बीच में स्थित है। तो उसकी चीन से भी सीमा लगती है, भारत के से भी सीमा लगती है। तो पूछा है इनमें से किस देश के साथ सीमा नहीं लगती? क्या बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है? बिल्कुल नहीं। केवल 2 देशों के साथ सीमा लगती है, चीन और भारत। ना बांग्लादेश के साथ लगती है, ना भूटान के साथ लगती है। इनमें से केवल भारत और चीन के साथ। अगर आप कहोगे कि इंडो नेपाल बॉर्डर, तो भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा ये 1751 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1751। और एक हमारी केंद्रीय पुलिस है, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी इसको कह देते हैं, सशस्त्र सीमा बल। ये एसएसबी के द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। इसके द्वारा, एसएसबी के द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। तो पूछेगा एसएसबी का काम क्या है? तो जो सशस्त्र सीमा बल है उसका काम भारत भूटान और भारत नेपाल की सीमा की रक्षा है। फिर पूछा सुगोली की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? आपको याद होगा 1791 और 1803। इसमें कुमाऊं और गढ़वाल पर, कुमाऊं व गढ़वाल, ये जो उत्तराखंड के वर्तमान क्षेत्र हैं, कुमाऊं व गढ़वाल पर नेपाल का अधिकार हो गया था। और यहां पर बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार से त्रासदी हो गई या बहुत ज्यादा अत्याचार आदि किए गए। अब ये सीधे सीधे ब्रिटिशर्स की सत्ता को चुनौती थी। आप ये समय जानते हैं, तब तक अंग्रेज भी भारत में पूरी तरीके से जम चुके थे। ये वो समय जब भारत में जो सब्सिडरी अलायंस करके एक व्यवस्था थी, सहायक संधि, वो सब कुछ अच्छे से लागू हो चुकी थी। कई सारे भारतीय राज्य जुड़ चुके थे। ब्रिटिश थे, ब्रिटिश एक मतलब अच्छी शक्ति, एक आगे कह सकते हैं पावरफुल, शक्तिशाली हो चुके थे। अब उन्हें नेपाल से अपोजिशन मिला, नेपाल से एक प्रकार से विरोध मिला, नेपाल से चैलेंज या चुनौती मिली। क्योंकि नेपाल ने आप देखोगे तो सिक्किम की तरफ भी अपना साम्राज्य फैलाया, नेपाल ने दूसरी तरफ भी, दोनों पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट दोनों में। तो 1814 से लेकर 1816 तक यह प्रथम आंग्ल
जिसको फर्स्ट एंग्लो नेपालीज वॉर भी कहते हैं। फर्स्ट आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। फर्स्ट आंग्ल नेपाल युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। फर्स्ट एंग्लो नेपालीज वॉर में किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की विजय हुई। और 4 मार्च 1816, 4 मार्च 1816 यह साथी सुगोली की संधि हुई। इस सुगोली की संधि से नेपाल की सीमा को छोटा कर दिया गया। इधर पूरब में मेची नदी और उससे सिक्किम ले लिया गया, इधर कुमाऊं गढ़वाल, इधर महाकाली नदी। यही वो जगह है जिसको साथी काला पानी या लिपुलेख विवाद भी कह देते हैं। ये वो स्थान है जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। यहां पर एक लिपुलेख दर्रा है जो इंडिया, नेपाल और चीन का ट्राई जंक्शन है। तो ये कब हुई? 4 मार्च 1816 को ये सुगोली की संधि पर साइन की गई। 4 मार्च 1816 को सुगोली की संधि पर। प्रश्न संख्या 5, नेपाल का एकीकरण कब पूरा हुआ? When was the unification of Nepal completed? नेपाल का जो एकीकरण है यह किस वर्ष पूर्ण हुआ? आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। आसपास के कितने राज्य बचे हमारे? नेपाल के बाद में बीसीपीएन, एमबीए, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, एक एक दिन के हैं सारे। ठीक है भैया। उसके बाद में मालदीव, श्रीलंका, एक एक दिन के हैं सारे। अब कहोगे इस हफ्ते में हमारा ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। फिर आप बैठ के जो बाकी आप ये स्पेशल स्ट्रेटेजी के, क्योंकि तब तक कई सारे सब्जेक्ट आपके इस महीने में निपट चुके होंगे, तो वो सारे इसी प्रकार यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो स्पेशल टॉपिक है 1 अगस्त से वो शुरू हो जाएंगे। When was the unification of Nepal completed? नेपाल का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो याद रखिएगा 25 सितंबर 1768। 25 सितंबर 1768 किंग पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा। किसके द्वारा? आप कहोगे सर किंग पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा 1768 में पूरा हुआ। 25 सितंबर 1768 को। भाई नेपाल का एकीकरण कब पूरा हुआ? तब कहोगे सर 25 सितंबर 1761 को, 1768 को। नेपाल का कॉलिंग कोड पूछा है, जैसे +91 ये भारत का कॉलिंग कोड है, +91 किसका है? भारत का। +92 किसका है? ये न पाकिस्तान का है। ठीक है भैया। अब वैसे आपसे पूछा है 93 याद रखिएगा अफगानिस्तान का होता है। 93 किसका होता है मेरे भाई? ये अफगानिस्तान का हो जाता है। 880 किसका है? ये 880 बांग्लादेश का है। 86 किसका है? ये चीन की मुख्य भूमि का। तो +977 नेपाल का कॉलिंग कोड क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कोड है वो +977। यदि आपको +977 से कोई कॉल आई है, इसका मतलब कहां से आई है? नेपाल से आई है। नेपाल के आदि कवि, ये मैंने लिखवाया नहीं है, इसको आप पॉइंट बना के कहीं पर लिख सकते हैं। देखिए जो वाल्मीकि रामायण थी, भगवान वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की, तो उसी रामायण का अनुवाद इन्होंने साथी नेपाली भाषा में रामायण की रचना की है। किसमें? नेपाली भाषा में रामायण लिखी है इन्होंने। नेपाली भाषा में रामायण की रचना रची है। यह क्वेश्चन टीसीएस पूछ चुकी है। इन्होंने नेपाली भाषा में किसकी रचना रची है? रामायण की रचना रची है। इनका नाम है आदि कवि। ये साथी नेपाल के आदि कवि, नेपाली भाषा के आदि कवि कहे जाते हैं कवि भानुभक्त जी। इन्होंने कवि भानुभक्त, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने संस्कृत रामायण, तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस, सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सूर सागर आदि। तो ये आदि कवि भानुभक्त ये नेपाल के कवि हैं जिन्होंने नेपाली भाषा में रामायण की रचना की है। इनको साथी नेपाल का आदि कवि भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नेपाल का आदि कवि भी कहा जाता है, कवि भानुभक्त। प्रश्न संख्या 8, नेपाल की संसद में कितने सदन है? नेपाल की संसद में साथी कितने सदन है? तो नेपाल की संसद को फेडरल पार्लियामेंट, संघीय संसद कहा जाता है। इसके 2 सदन है, द्विसदनीय है। नेपाल की जो संसद है यह कैसी है? द्विसदनीय है। एक इसमें हो जाती है राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा, एक क्या हो जाती है भैया? प्रतिनिधि सभा। एक हो जाती है राष्ट्रीय सभा, एक प्रतिनिधि सभा। एक हो जाती है नेशनल असेंबली या जिसको राष्ट्रीय सभा कहते हैं। ये साथी अपर हाउस है, उच्च सदन 6 साल का कार्यकाल। ये लोअर हाउस है 5 वर्ष का कार्यकाल। इसमें 59 सीटें, इसमें 275 सीटें, यही थी ना। तो यहां पर 2 सदन है। 2 कौन से ऑप्शन पर है? 2 आपको बी वाले ऑप्शन पर मिल गया। नेपाल की संसद का नाम क्या है? संघीय संसद। 8वीं का उत्तर बी। प्रश्न संख्या 9, नेपाल की मुद्रा पूछा है। आप जानते हैं श्रीलंका, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि, इन सभी की मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। श्रीलंका में श्रीलंकन रुपया, नेपाली रुपया, इंडियन रुपया, पाकिस्तानी रुपया, इसका सिंबल पीकेआर हो जाता है। भारत का आईएनआर हो जाता है, नेपाली रुपया हो जाता है, श्रीलंकन रुपया हो जाता है रुपया, बस उससे पहले देश का नाम लग जाता है। तो नेपाल की मुद्रा क्या? रुपया। टका ये बांग्लादेश की है, रिंगिट ये मलेशिया देश जो है जिसकी कुआलालंपुर राजधानी है, और क्यात ये म्यांमार की मुद्रा हो जाती है। तो 9वीं का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। टका बांग्लादेश की है, रिंगित मलेशिया की है, और क्यात किसकी मुद्रा है? आप कहोगे सर म्यांमार की। नेपाल गणराज्य कब बना? गणराज्य मतलब यहां से राजशाही की समाप्ति कब हुई? पहले समय मोनार्की था। मोनार्की समझते हो कि जो हेड ऑफ स्टेट, राज्य का जो प्रमुख होगा वो चुना हुआ व्यक्ति नहीं होगा, वो राजा का बेटा राजा, हेरिडिटरी, या आप ये कह सकते हैं आनुवांशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब राजशाही समाप्त होकर अगर हेड ऑफ स्टेट्स राज्य के प्रमुख को चुना जाए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो वो फर्क नहीं पड़ता। जैसे भारत में हेड ऑफ स्टेट राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति का पद है, और राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है नहीं होता। तो वैसे ही यहां पर भी क्या हुआ? चुनाव होने लगा। अब जो राज्य का पद था उसकी जगह राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कब? 28 जुलाई 2008, 28 मई, 28 अप्रैल, 28 जून। तो मैंने जानबूझकर आपको सेम डेट, बस महीने बदले, सेम ईयर, जिससे कि आप याद करो, क्योंकि भूटान में भी आपको ये 2008 की एक चीज याद करनी पड़ेगी।
तो ध्यान दीजिएगा 28 मई 2008 नेपाल गणराज्य कब बना, या चुना हुआ राष्ट्रपति, गणराज्य करता है राज्य का प्रमुख, इलेक्टेड व्यक्ति, चुनाव व्यक्ति, ऐसा कब हुआ? 28 मई 2008। 4 बार बोलो मन मन में, नेपाल गणराज्य कब बना? 28 मई 2008। वहीं आपसे चीन का पूछ लो, चीन का पूछ लो, चीन 1912 में, भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना, पाकिस्तान 23 मार्च 1956 को गणराज्य बना। 10वें का उत्तर भी 11वां। नेपाल का वर्तमान संविधान यह कब से लागू हुआ? जो नेपाल का वर्तमान संविधान है यह कब से लागू हुआ? नेपाल का वर्तमान संविधान यह कब से लागू हुआ? तब कहोगे सर 2010, 2011, 15, 17 कब से लागू हुआ? 20 सितंबर 2015 से। कब से भैया? 20 सितंबर 2015 से। नेपाल का वर्तमान संविधान कब से लागू हुआ? 20 सितंबर 2015 से। नेपाल का वर्तमान संविधान कब से लागू हुआ? आप कहोगे सर 20 सितंबर 2015 से। वर्तमान में नेपाल में कितने प्रांत हैं? वर्तमान में नेपाल में कितने प्रांत हैं? जैसे पाकिस्तान में 4 है, भारत में 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी, इसी प्रकार आपसे पूछा है नेपाल में कितने प्रांत हैं। अब सभी जानते हैं नेपाल को प्रशासनिक दृष्टि से 77 तो जिले हैं और 7 क्या हो जाते हैं? प्रांत। तो 7 प्रोविंसेस और 77 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले, 7 प्रांत, 77 जिले। तो वर्तमान में नेपाल में कितने प्रांत है? ये कौन से नंबर पर है? 7D वाले नंबर पर है। डी आपका बिल्कुल सही है। तो वर्तमान में प्रांतों की संख्या जिनके खुद के मुख्यमंत्री होते हैं ये होती है 7, जबकि जिले कितने होते हैं? आप कहोगे सर 77। नेपाल के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लोकतांत्रिक रूप से चुने गए 1959 में आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन करवाए, और जनरल इलेक्शंस के बाद में यहां पर पहली बार जो प्रधानमंत्री का पद तो बहुत पहले से है, लेकिन अब पहले क्या था? प्रधानमंत्री जो है उसका बेटा अगला प्रधानमंत्री बनेगा, वो भी बिल्कुल आनुवंशिक फिक्स हो गया था। इसके स्थान पर जो उस समय के राजा थे उन्होंने कहा कि भाई हम ये व्यवस्था नहीं रखेंगे, इस व्यवस्था को हटाएंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए क्या होगा? चुनाव होगा। तो नेपाल के लोकतांत्रिक मतलब चुनावों के माध्यम से चुने गए। लोकतंत्र का मतलब क्या? चुनाव, चुनावों के द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा, मतदान के द्वारा किसी चीज को चुनना। तो नेपाल के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री बीपी कोइराला, गिरजा प्रसाद कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला या स्वर्ण शमशेर राणा। तो याद रखिएगा बीपी कोइराला जी, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सन 1959 में ये नेपाल के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री बने। 13 का उत्तर ए। विश्व में एकमात्र किस देश का झंडा त्रिकोणीय है? इसको साथ ही दिसंबर 1962 में, इसको दिसंबर 1962 में अपनाया गया। वैसे जो इनका ओरिजिनल झंडा था वो किंग पृथ्वी नारायण शाह ने बनाया था, और बाद में जो आधुनिक, जिसमें जो चांद और सूरज है उसका फेस होता था इमोजी टाइप, तो वो फेस हटा दिया 1962 से। 1962 से रीमल करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक झंडे का डिजाइन बनाया है। त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय। कैसा है भैया? आप कहोगे सर त्रिकोणीय। तो नेपाल के झंडे का जो त्रिकोणीय डिजाइन है वर्तमान में नेपाल का कैसा है? त्रिकोणीय। इसमें ग्रीन पर एक रेड सर्कल, पाकिस्तान का आप जानते हैं चांद सितारा करके जो है, और जापान। विश्व में एकमात्र किस देश का झंडा त्रिकोणीय है? याद रखिएगा नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका झंडा त्रिकोणीय है। फिर पूछेगा नेपाल का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? नेपाल का जो आज का ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, वो किस वर्ष नेपाल ने अपनाया था? नेपाल का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज ये कब अपनाया गया था? नेपाल का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज। अब इसको तुम्हारे पेपर से पहले 3-4 बार इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करा दूंगा, सातों के सातों देश, फिर ये जो आपके श्रीलंका, मालदीव, इन सबको लेकर बढ़िया 400-500 क्वेश्चन पूरा रिवीजन जब जाओगे तो ये सब चीजें तुम्हें पेपर से पहले रिवाइज रहेंगी। आप कहोगे सर दिसंबर 1962। नेपाल का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज दिसंबर 1962। सार्क का सचिवालय कहां पर स्थित है? तो आप ये बताइए सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क के कुल सदस्य देश कितने हैं? मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क, उन सदस्य देशों के नाम बताइए, उन सदस्य देशों के नाम। तो नाम में आ जाते हैं इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। तो 3, 2, 5 और 3 8। तो 8 हो गए सदस्य देशों की संख्या 8, और स्थापना 8 दिसंबर 1985। तो तुरंत याद हो जाएगा सार्क का सचिवालय काठमांडू स्थित है, जबकि ढाका में बिम्स्टेक का, ढाका में किसका भैया? बिम्स्टेक का। बीजिंग में याद रखिएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। दिल्ली में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमनवेल्थ मानवाधिकार पहल का हेडक्वार्टर। यहीं पर साथी जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर। सार्क विश्वविद्यालय भी दिल्ली में स्थित है, एक सार्क यूनिवर्सिटी होती है वो भी दिल्ली में स्थित है। 16 का उत्तर डी, सार्क का सचिवालय काठमांडू। कौन सी हिमालयन रेंज नेपाल में स्थित है? हिमालय की कई सारी रेंज है, जांस्कर हो गई, कैलाश रेंज हो गई, जांस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, बहुत सारी रेंज होती है भाई। हिमालय की कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं ना, हिमालय तो एक बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसको छोटी छोटी और पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा है, जैसे कैलाश, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज, पीर पंजाल, धौलाधार। तो पूछा है इनमें से कौन सी हिमालयन रेंज नेपाल में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाल भैया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, धौलाधार ये हिमाचल प्रदेश मंडी के आसपास, नाग टिब्बा ये उत्तराखंड इत्यादि। तो एक महाभारत रेंज है, महाभारत लेक भी इसको कह देते हैं, एलईके वाला लेक, लेक एलईके वाला झील वाला नहीं, लेक माने रेंज। तो जो महाभारत पर्वत श्रृंखला है ये मध्य हिमालय का भाग है, किसका? मिडिल हिमालय, जिनको लेसर हिमालय भी कहते हैं।
तो ये नेपाल में स्थित है, ये मध्य हिमालय का भाग है। और ये कहां पर स्थित है? आप कहोगे सर महाभारत रेंज नेपाल में स्थित है। नेपाल के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई, इंडो नेपाल इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, नेपाल के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई। जो पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज होता जा रहा होगा, जो पढ़ा है वो सब कुछ आराम से आपको रिवाइज होता जा रहा होगा, ये गारंटी है। तो कहोगे सर देखिए 1643 किलोमीटर जो है ये तो म्यांमार के साथ है, जो अगला देश पढ़ेंगे कल। 1751 नेपाल के साथ 5 राज्य, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है भैया, सिक्किम। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ और 699 ये भूटान के साथ। 18 का उत्तर भी। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? इनमें से कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता? भारत का कौन सा राज्य जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता? असम है, सिक्किम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता? नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। तो याद रखिएगा भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो अभी हमने पढ़ा उत्तराखंड की लगती है, यूपी की लगती है, बिहार की लगती है, वेस्ट बंगाल की लगती है और 5वां साथी सिक्किम। देखिए जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसको माउंट कंचनजंगा कहेंगे, क्या कहेंगे? माउंट कंचनजंगा, 8586 मीटर। ये सिक्किम भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। भारत के सिक्किम राज्य और साथ ही नेपाल देश की सीमा, ये दोनों की बॉर्डर पर स्थित है कंचनजंगा। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा, इसको भारत का सबसे ऊंचा लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, वैसे तो माउंट केटू है जो पाकिस्तान के कब्जे में, फिर ये भी 2 देशों के बीच में। पूरी तरीके से भारत में स्थित तो नंदा देवी पर्वत हो जाता है। तो किस राज्य की सीमा? आप कहोगे सर वेस्ट बंगाल की लगती है, बिहार की लगती है, सिक्किम की लगती है। भाई किसकी सीमा नहीं लगती? असम की सीमा नहीं लगती। असम की सीमा यह नेपाल से नहीं लगती। असम की सीमा किस देश के साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। असम की सीमा भूटान के साथ लगती है। असम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। असम की सीमा भूटान के साथ लगती है। असम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 19 का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल, इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय खेल, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? आप कहोगे सर इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। नेपाल के राष्ट्रीय खेल में कितने खिलाड़ी हैं? 6 खिलाड़ी हैं। हॉकी, कबड्डी, कबड्डी बांग्लादेश का हो जाता है। कबड्डी कहां का? बांग्लादेश का। फील्ड हॉकी पाकिस्तान का। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल नेपाल का भी है और वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल भी है। वॉलीबॉल भारत के 2 पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप कहोगे सर 6 खिलाड़ी होते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछा है, नेशनल एनिमल। नेपाल का राष्ट्रीय पशु आपसे पूछा है कि नेपाल का नेशनल एनिमल कौन सा है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, खरगोश, गाय या एक सींग वाला गैंडा? गाय, खरगोश, टाइगर या वन हॉर्न राइनो? आप कहोगे सर गाय। गाय याद रखिएगा नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा हो जाता है? आप कहोगे सर गाय। नेपाल में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक, नेपाल में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक 2011 तक ये राष्ट्रीय पोशाक भी थी, फिर 2011 में इसको हटा दिया गया। 2011 में अब ये केवल परंपरागत पोशाक है, पारंपरिक पोशाक है। गुन्यो चोलो, दोरा शुरुवाल, ढाका टोपी, धोती महिलाओं की पूछिए तो दोरा शुरुवाल और ढाका टोपी ये नेपाल के पुरुषों की, नेपाल के जो पुरुष हैं उनकी परंपरागत दोरा शुरुवाल और ढाका टोपी ये नेपाल के जो मेन है, जो नेपाल के मेल पुरुष है उनकी एक प्रकार से परंपरागत पोशाक कह सकते हो। महिलाओं की हो जाती है गुन्यो चोलो। महिलाओं की क्या हो जाती है? गुन्यो चोलो। तो महिलाओं की पारंपरिक पोशाक गुन्यो चोलो, पुरुषों की परंपरागत या पारंपरिक पोशाक दोरा शुरुवाल और साथ ही ढाका टोपी। इनमें से कौन सा नेपाल का पारंपरिक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक नेपाल का पारंपरिक नृत्य नहीं है? आप जानते हैं चंडी नृत्य हो गया, चंडी डांस हो गया, कार्तिक डांस हो गया भैया, लाखे यहां का एक साथी पंचबुद्धा डांस हो जाता है, पंचबुद्धा नृत्य भी कह देते हैं, पंचबुद्धा नृत्य भी कह देते हैं। चंडी नृत्य, कार्तिक नृत्य, लाखे नृत्य, पंचबुद्धा। इसी प्रकार एक घाटू नृत्य हो जाता है, एक धीमे नृत्य हो जाता है, एक देवड़ा नृत्य हो जाता है, एक जो थारू समुदाय है उसके द्वारा स्टिक डांस लाठी नृत्य हो जाता है। ऐसे हमने बहुत सारे नृत्य पढ़े थे नहीं पढ़े थे? तो इनमें से कार्तिक, घाटू, लाखे, लेकिन जो अट्टन है ये पाकिस्तान का है। अट्टन, खटक ये सब किसके डांस है? वजीर। जो थारू समुदाय है उसके द्वारा स्टिक डांस लाठी नृत्य हो जाता है। ऐसे हमने बहुत सारे नृत्य पढ़े थे नहीं पढ़े थे? तो इनमें से कार्तिक, घाटू, लाखे, लेकिन जो अट्टन है ये पाकिस्तान का है। अट्टन, खटक ये सब किसके डांस है? वजीरी ये सब पाकिस्तान के नृत्य है। तो इसका उत्तर क्या जाता है? ए, ये नेपाल का नहीं है। फिर पूछेगा विजयादशमी नेपाल में किस नाम से मनाई जाती है? ये 15 दिन का त्योहार है। ये यहां पर नेपाल में कितने दिन का त्योहार है? 15 दिन का त्योहार है। देखिए तिहार या स्वांति, स्वांति इस नाम से दीपावली, ये स्वांति यहां का नववर्ष भी होता है। तो तिहार जो है ये दीपावली का नाम है। इंद्र यात्रा ये भी नेपाल का एक प्रमुख त्योहार है। दशेन बिस्का यात्रा। तो याद रखिएगा यहां पर क्या कहा जाता है? विजयादशमी का जो त्योहार होता है, दशहरे का त्योहार जो होता है, जो अश्विन माह में आता है। कौन से महीने में? अश्विन माह में, जब सती रावण के पुत्र रामलीला मैदानों में जलाए जाते हैं, तो यहां पर उसे दशेन कहते हैं। क्या कहते हैं? दशेन। 24 का सी। कौन सा त्योहार नेपाल में कुत्तों को समर्पित है?
इनमें से कौन सा त्योहार? तब जानते कि त्योहार जिसको कह देते हैं या जिसको दीपावली, पंचदान, स्वांति भी कहा जाता है, दीपावली, पंचदान या स्वांति, ये 5 दिन का त्योहार है। पहला दिन कौओं को समर्पित रहता है, दूसरा दिन भैया कुत्तों को समर्पित रहता है, तीसरा दिन गाय को समर्पित रहता है, चौथा दिन महापूजा नववर्ष होता है, नेपाली कैलेंडर का पहले महीने का पहला दिन, और गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा। जबकि 5वां दिन क्या होता था? भाई टीका अर्थात भाई दूज, भाई टीका अर्थात भाई दूज। तो पहला दिन कौओं को और दूसरा दिन होता है कुकुर तिहार, ये तिहार त्योहार का दूसरा दिन। जबकि तीसरा दिन ये गाय को समर्पित होता है, गाय तिहार। तो याद रखिएगा 25 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा पर्यटन स्थल नेपाल में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल नेपाल में नहीं है? पूरा एक एक चीज को जैसे तुम्हें थ्योरी पढ़ाई है वैसे का वैसे तुम लोगों से रिवीजन करा दिया हूं। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल नेपाल में नहीं है? जनकपुर, भाई जनकपुर माता जानकी टेम्पल, यह नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान, यहीं पर आपको याद होना चाहिए कि माया देवी मंदिर भी है। मस्टांग करके जो जगह है यह भी साथ ही नेपाल में स्थित है, पोखरा मस्टांग। लेकिन पोटाला पैलेस ये तो तिब्बत की राजधानी लहासा में, ये तो तिब्बत की राजधानी जो दलाई लामा का रहने का स्थान हुआ करता था। तो इनमें से कौन सी चीज नेपाल में नहीं है? पोटाला पैलेस, ये लहासा तिब्बत में। बाकी मस्टांग, लुम्बिनी, जनकपुर ये सब पर्यटन स्थल नेपाल में। नेपाल की सबसे लंबी नदी, नेपाल के अंदर सबसे लंबी नदी, ये गंगा जी की लेफ्ट बैंक बाएं किनारे की नदी है, सहायक नदी है, सर्वाधिक पानी लाने वाली। अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा जी की सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना, और सबसे बड़ी सहायक नदी जो सर्वाधिक पानी लेकर आती है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हो जाएगा घाघरा। घाघरा को याद रखिएगा यहां पर कर्णाली कहते हैं, भारत में घाघरा, यहां पर कर्णाली, भारत में अयोध्या जी के पास सरयू नदी कहा जाता है। उसी बिहार का शोक सबसे ज्यादा पानी लेकर आती है। सबसे गहरी नारायणी जिसको साथी गंडक नदी भी कहते हैं। आपसे नाम पूछेगा कि इनमें से कौन सी गंडक का नेपाल में नाम क्या है, घाघरा का नेपाल में नाम क्या है? जबकि जो बागमती है, बागमती ये काठमांडू के पास से बहती है। 27 का उत्तर सी, कर्णाली नदी। माया देवी मंदिर कहां पर स्थित है? इनमें से नेपाल में किस स्थान पर माया देवी टेम्पल स्थित है? नेपाल में किस स्थान पर माया देवी मंदिर? पोखरा, जनकपुर, लुम्बिनी, काठमांडू। तो माया देवी मंदिर भगवान गौतम बुद्ध जी की माता, तो उनको समर्पित क्योंकि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है। उनका जन्म कहां पे हुआ है? लुम्बिनी में। खड़ग प्रसाद जंग बहादुर राणा कुछ करके आर्मी चीफ थे नेपाल के, उन्होंने 1896 के दरमियान जो एक एलोइस एंटन फ्यूरर करके जर्मनी का व्यक्ति था, उसके साथ अशोक स्तंभ का लेख भी खोजा था लुम्बिनी में। यह भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। माया देवी मंदिर कहां पर स्थित है? लुम्बिनी में। फिर पूछा कौन सा स्थल काठमांडू घाटी में नहीं है? देखिए काठमांडू घाटी के 7 स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के तौर पर दर्जा दिया गया, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, जिसमें से चंगू नारायण मंदिर भक्तपुर में है, स्वयंभूनाथ बोधनाथ ये काठमांडू शहर में है, पशुपतिनाथ भी क्या है? काठमांडू। देखिए चंगू नारायण मंदिर भी काठमांडू घाटी में तो है, लेकिन इसको ऐसा होना चाहिए था काठमांडू शहर में नहीं है, क्योंकि काठमांडू घाटी तो काठमांडू शहर से बाहर भी फैली हुई है। अब देखोगे स्वयंभूनाथ, पशुपतिनाथ और बोधनाथ, स्वयंभूनाथ पुराना है, बोधनाथ सबसे बड़ा है, ये तीनों के तीनों काठमांडू घाटी के काठमांडू शहर में। लेकिन चंगू नारायण ये भक्तपुर में, ये काठमांडू घाटी में तो है लेकिन काठमांडू शहर में नहीं है। इसी प्रकार पाटन दरबार स्क्वायर ललितपुर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, ये दरबार स्क्वायर भी काठमांडू शहर के बाहर है। 29 का उत्तर ए। नेपाल में माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8848.86 मीटर। भाई नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, तो क्या नाम दोगे? इसे यहां पर सागर माथा कहा जाता है, इसे यहां पर क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे सर सागर माथा के नाम से। इनमें से कौन सी घाटी नेपाल में स्थित नहीं है? इनमें से तो देखिए कमला घाटी भी नेपाल में है, कमला घाटी भी, एक पूर्ण घाटी भी होती है, एक सोम घाटी भी होती है, एक साथ रिपुक वैली भी होती है, एक सिंजा घाटी भी होती है, कमला, पूर्ण, सोम, रिपुक, सिंजा, चितवन भी होती है। काठमांडू घाटी तो है ही है, चितवन नेशनल पार्क वाली कमला हो जाती है। इसके अलावा वरुण घाटी जो है, वरुण घाटी होती है, डांग घाटी, देवखाली कुछ करके घाटी होती है। लेकिन स्वात वैली जो है ये पाकिस्तान में है, ये नेपाल में स्थित नहीं है। स्वात वैली कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में, ये नेपाल में स्थित नहीं है। बाकी तीनों वरुण, डांग और पूर्ण ये तीनों नेपाल में। इस प्रकार साथी आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी? नेपाल के आदि कवि भानु भट्टाचार्य, एक दो चीज मैंने एक्स्ट्रा जोड़ी है, कुछ और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं टीसीएस आदि के दिखे तो मैं और जोड़ दूंगा, लेकिन सोचे हमारे पास ये 400-500 क्वेश्चन का जखीरा हो जाएगा, इसी को बार बार याद करेंगे, कोई क्वेश्चन पड़ोसी देशों में से बाहर नहीं जाएगा। यूपी कांस्टेबल में भी 1 से 2 क्वेश्चन, पेट में भी, रेलवे में भी, एसएससी में भी, हर एक एग्जाम में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बढ़िया सा कॉन्फिडेंस आया होगा, कल म्यांमार शुरू करेंगे, अब एक दिन में खत्म हो जाएगा, छोटे। थैंक यू, जय हिंद।